Hello and welcome to Coffee at Square Feet. I am Karan Gandhi from Square Feet itself, and today we are in a conversation with Mr. Sandeep Srivastav ji. Sandeep sir is the most recognized architect of Chhattisgarh. इन्होंने बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जैसे न्यू नगर निगम बिल्डिंग, जिसे रायपुर में व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है, और एयरपोर्ट के जस्ट सामने बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य जैनम मानस भवन भी इन्होंने ही डिजाइन किया है. It is an honor to have you over here, sir. Thank you so much for joining at Coffee at Square Feet. Welcome, welcome, sir. Thank you so much. And Coffee at Square Feet एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम अपने व्यूअर्स के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पे हम उनको एजुकेट करना चाहते हैं. So moving on with our session, सर हम ये जानना चाहते हैं कि जब कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग प्लान करते समय हमें किस बातों पे ध्यान रखना चाहिए? कारण जब आप कुछ भी प्लान करते हैं और वो बहुत सारे लोगों के लिए प्लान करते हैं, तो एक बात दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इससे मतलब है कि हम बहुत जनरल सी बात है कि सारे रूम साइजेस सारी चीजें एक जैसी रखते हैं. तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कहाँ पे फर्क आता है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फर्क आता है बिकॉज ऑफ बीइंग एट डिफरेंट लेवल्स. तो उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि लोअर फ्लोर अपर फ्लोर में कोई ऐसी बात ना हो जिससे एक डिफरेंस क्रिएट हो. उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अक्सर महसूस करता हूँ कि हम पेपर में प्लान करते हैं, और जब प्लान करते हैं तो कई बार कई लोगों के साथ किसी वजह से ऐसा होता है कि वो उसे वर्चुअली विजुअलाइज नहीं कर पाते कि कैसा होगा. और ये आप अक्सर देखेंगे कि एक बिल्डिंग की बालकनी से दूसरी बिल्डिंग की बालकनी या दूसरी बिल्डिंग के किचन के एरिया से तीसरी बिल्डिंग की कोई रूम की विंडो, ये चीजों का आमने सामने होना ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जब आपको किसी चीज को यूज करते समय कहीं पर ये महसूस होता है कि ये ठीक नहीं है, तो वो उस चीज के होने का फेलियर होता है. Yes. जब कभी आप अपनी बालकनी में जाते हैं, कुछ सोच कर जाते हैं और सडनली आप देखते हैं कि आपके बालकनी से 15 या 20 फुट की दूरी पर एक दूसरी बालकनी है, वहां पर कोई खड़ा हुआ है, और अचानक आप एक डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, या तो वो हटते हैं या आप हटते हैं. तो ये फेलियर है एक प्लानिंग का. ठीक है. तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. ये एक ऐसी चीज है जो अपरेंटली दिखती है और बहुत टेक्निकल नहीं है. टेक्निकल में मैं दूसरी चीजों को गिनता हूँ कि सर्विसेज प्रॉपर होनी चाहिए, शाफ्ट ऐसे होने चाहिए कि एक्सेसिबल हो, सर्विस शाफ्ट में जाके रिपेयर कर सके, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग के काम ठीक से हो सके. क्योंकि जरूरी चीज ये समझने वाली है कि हमारे शहर में हमारी सुविधाओं में अभी वो फैसिलिटीज नहीं है कि हम बाहर से किसी चीज से उनको एक्सेस करा के रिपेयर कर पाए. वो प्लम्बर या तो झूले से आएगा या कहीं से आएगा. उसको पहले से ऐसा प्लान करना चाहिए कि बालकनी या किसी ऐसी जगह से सर्विस शाफ्ट में वो एक्सेस कर जाए, उसे रिपेयर कर ले. और ये जो आपने बात कही कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में प्लान करते समय और क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि फ्लैट में रहने वाले को कहीं ये ऐसा ना महसूस हो कि उसे अपनी बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है. ये उसे नहीं महसूस होना चाहिए. वो उतना ही अच्छा प्लान हो सकता है, बन सकता है. दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सर. ये काफी एक अच्छा पॉइंट था कि इससे प्राइवेसी भी मेंटेन होती है. आई बिलीव आप अपना एक ओपन टाइम मेंटेन कर सकते हैं फैमिली के साथ. और दूसरा आपका एक व्यू आपसे एक व्यू जानना चाहते थे सर. जब कोई बिल्डिंग पुरानी होती है तो उसमें हम अक्सर देखते हैं कि उसमें कुछ क्रैक्स आ जाते हैं या उसमें काफी कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ती है. तो ऐसे टाइम पे क्या चीज करनी चाहिए? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? कारण ये बहुत टेक्निकल सवाल है. जैसे कि आप अगर कहें कि फीवर आता है तो क्या करें, तो फीवर आने के बहुत सारे कारण होते हैं ना. उसी तरह से ये कि क्रैक्स आने का कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं, और वो वहीं जाकर उसे देखकर समझा जा सकता है कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है. बहुत सारे रीजन होते हैं. वो पूरी इंजीनियरिंग में फैला हुआ विषय है.
उसको एकदम से ऐसे बता पाना या उसका एक पिन पॉइंट सॉल्यूशन सभी तरह की क्रैक्स के लिए दे पाना मुश्किल होगा, मुझे ऐसा ओके लगता है। ओके ओके। तो फाइन सर। बट एक तो एक एक चीज मैं करंट ऐड करना चाहूंगा, ये कहीं पे भी होता है, कहीं पर भी ये चीज अगर दिखती क्रैक, तो पहले नहीं था, फिर क्रैक आया। मैं आज भी ये करता हूँ कि अगर कहीं ऐसा होता है तो मैं वहाँ एक निशान लगवाता हूँ और उसे कुछ दिनों तक देखता हूँ कि किस तरह बढ़ रहा है। क्या ये उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये चौड़ा हो रहा है या इसमें से मल्टीपल ब्रांच निकल रही, क्या हो रहा है ये? उससे बहुत मदद मिलती है, क्रैक्स की टेंडेंसी समझ के हम समझ पाते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। ओके, तो आप इसका सॉल्यूशन ऐसे ही देते हैं जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स को एक सॉल्यूशन देता है कि इसके पीछे हाँ, का हाँ, रूट हाँ, कॉज हाँ, क्या हाँ। हो सकता है? बहुत सारे होते हैं, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं एक आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तकरीबन करीबन ये 18-20 साल पहले की बात है। हमने एक घर बनाया था, उसमें नीचे नर्सिंग होम था, ऊपर में 2 फ्लोर और बनाने थे। 3 फ्लोर का ये बिल्डिंग का ओके। स्ट्रक्चर था और जो प्लॉट था, वो पूरा पानी भरा हुआ था, मार्शी लैंड था, दलदल, बहुत ओके। सॉफ्ट सॉइल। उसका स्ट्रक्चर जब डिजाइन होकर आया तो उसमें उन्हें बताया गया था स्ट्रक्चर इंजीनियर को कि ये 3 फ्लोर के लिए डिजाइन है। उसके वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने, उस लोड के अकॉर्डिंग उन्होंने फुटिंग के साइजेस रखे थे। किसी ओके। रीजन से ऐसा हुआ कि वो एक ही फ्लोर बना और उनके पास बजट का या कोई इशू कुछ भी रीजन था जिस वजह से वो अपर फ्लोर नहीं बना पाए। मेरा ख्याल है 2-3 महीनों में ही, बिल्डिंग बनने के 2-3 महीने बाद ही उसमें मल्टीपल क्रैक्स, अच्छा। तो वो समझ के बाहर थे ना वो कि किस तरह के क्रैक्स है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, हर तरह से क्रैक्स पूरे घर में, ऐसे जैसे कोई किसी स्ट्रक्चर को झंझोड़ देता है इस तरह से। तो जो स्ट्रक्चर इंजीनियर थे वो बहुत ही सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर थे, तो मैंने उनसे जाकर बताया कि सर ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है। वो उन्होंने आकर देखा, देखने के बाद पूछा कि ये एक्चुअल कितने फ्लोर का था। मैंने बताया सर ये इतने इतने फ्लोर का था और ऐसा ऐसा था, सॉइल कंडीशन ऐसी थी। क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं थे, कॉलेज के प्रोफेसर थे वो, तो बहुत सारी चीजें वो याद नहीं रखते। तो उन्होंने ओके। उसके बाद कहा कि ये 3 फ्लोर के लोड के लिए डिजाइन हुआ है, लेकिन अभी इस पे एक ही फ्लोर का लोड है। तो नीचे की जो सॉफ्ट सॉइल है, वो उसे अपवर्ड प्रेशर दे रही है। ओके। तो इसके ऊपर में जब तक 2 फ्लोर नहीं बनेंगे तब तक ये क्रैक्स दिखेंगे। ये बड़ा मुश्किल था इस चीज को एक्सेप्ट कर पाना, और खासकर मेरे क्लाइंट के लिए कि कैसे अच्छा। ऐसा हो सकता है। फिर ये डिसाइड हुआ कि आप इसके ऊपर कुछ वेट रखिए। 2-2 अच्छा। चीजें थी कि एक तो बिल्डिंग में क्रैक्स दिख रहे हैं, दूसरा पैसे खत्म हो गए। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि इसके ऊपर भी मटेरियल डंप करते हैं। उन्होंने जितना मटेरियल डंप कर सकता था, ब्रिक्स, एग्रीगेट, उस स्लैब पे रखा, क्रैक्स बंद हो गए क्योंकि अरे उस वाह। पे काउंटर वेट आया। तो ये चीजें किस किस आयाम में फैली हुई होती हैं, और इनको एकदम से किसी क्रैक के बारे में कह देना कि इसका ये सॉल्यूशन होगा, ये इतना इजी नहीं होगा, उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। ये अनुभव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और मतलब ये समझ में आया कि कितने कितनी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या सोचा था और क्या बनाया है, और उसके नहीं बनने से, कुछ नहीं होने से क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। बिल्कुल। ये जी। काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल था सर, इसको आपने बहुत ही अच्छे से रिलेट भी किया है और आई एम नहीं, श्योर एक कि ये एक एक जरूरी बात क्या होती है करण, उस समय वहां पर एक आर्किटेक्ट है, मैं हूँ, हम्म, ठीक है, मेरे पास एक लिमिटेड अनुभव है 4-5 साल का। हम्म, एक क्लाइंट है जो ये सोच रहा है कि क्रैक्स आ रहे हैं, इसका मतलब है बिल्डिंग जो है वो कमजोर है और टूट सकती है, ठीक है। हम्म, एक बिल्कुल। स्ट्रक्चर इंजीनियर सजेस्ट कर रहा है कि इसके ऊपर और वेट रखो। तो एक आम आदमी तो यही सोचता है ना कि जो बिल्डिंग पहले से क्रैक्स आ रहे हैं उसके ऊपर और वेट रखने से कहीं ये टूट ना जाए। हम मतलब ऐसे नहीं कर सकते हैं कि एक बिल्डिंग बना के देखें कि टूटती है कि नहीं टूटती है। हम इतना बड़ा कोई प्रयोग नहीं कर सकते। तो उस समय ये बहुत मुश्किल होता है समझ पाना, और आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आप एक आर्किटेक्ट हो, तो आप समझेंगे तब आप अपने क्लाइंट को बहुत सीधे सहज तरीके से समझा पाएंगे। बिल्कुल। दैट वाज वेल इंफॉर्मेटिव सर। और इसके अलावा एक हमारा एक जेनरिक सा क्वेश्चन था सर, वेरी जेनरिक डाउट कि घर की कलर थीम डिसाइड करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?
बिकॉज ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. कलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ इन हाउस. तो आपका क्या व्यू है इसमें? करण, घर का जो मामला होता है ना, वो हम्म, बहुत निजी होता है। हम्म, ये कहीं डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल. जैसे हर हर इंडिविजुअल की अपनी एक हैंडराइटिंग होती है, उसके एक दस्तखत होते हैं, और वो कहीं से ताल्लुक नहीं रखते कि वो कोई दूसरा उसे पसंद करता है कि नहीं करता है। वो उसके होते हैं और उसके समझने के लिए होते हैं। अगर मैं एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाऊंगा, तो मैं अपने क्लाइंट की उस बात को समझना चाहूंगा कि उसे क्या पसंद है, ओके. उसे क्यों पसंद है। ये जानना मेरी इसमें मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं उससे सवाल करूं कि क्यों पसंद है। उसे ओके. पसंद है, उसे जो पसंद है वो अपने घर में करेगा। हम्म. अगर एक पब्लिक बिल्डिंग है तो वहां फिर मुझे सोचना पड़ता है कि यहाँ 10 तरह के लोग आएंगे, अलग अलग तरह के लोग आएंगे, तो इसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ ना हो जो व्यक्तिगत हो कि ये स्टाइल है, ये चॉइस है, ये कुछ ना हो। वो एकदम ओके. जनरलाइज है। लेकिन जब घर की बात आती है तो एकदम पर्सनल होना चाहिए, एकदम निजी होना चाहिए। और कुछ बातें ऐसी होती है कि क्लाइंट से डायरेक्टली नहीं पूछना चाहिए। ओके. मुझे लगता है कि अ, अगर आप बिना पूछे वो समझ पाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब आप पूछेंगे तो उस पूछने और उसके बताने में अगर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाया तो हम्म. वो हेजिटेट करेगा और वो संभाल के चीजों को बताएगा। ओके. वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। आप देख के समझ सकते हैं, किसी भी आदमी को मैं बता सकता हूँ देख कर कि इन्हें किस तरह का क्या पसंद है। ये एक एक जो आप कहते हैं ऑब्जर्वेशन, ये होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट आपको कुछ बता रहा है। ओके. आप कैसे सोचते हैं कि वो आपको पूरी की पूरी बातें बता दे, हम्म. और कोई बात वो नहीं बता पाया और आपने उसे दूसरे तरीके से कर दिया, किसी भी तरीके से कर दिया, यह कहकर कि आपने तो नहीं बताया था। तो आप क्लाइंट से मत एक्सपेक्ट करिए कि वो इतना एक्सप्रेसिव होगा कि अपनी सारी चीजों को बहुत साफ साफ तरीके से बता पाए। आपको समझना होगा, आपकी उसकी हर चीज को थोड़ी देर बैठ कर सोचना होगा कि अगर इसे ये पसंद है तो इससे बेहतर क्या होगा, और वो उसे पसंद करेगा। यही अल्टीमेटली जाकर अप्रिशिएबल होता है। वही वो ओके. समझता है। वो कह नहीं पाता कि उसका घर हाँ, क्यों हाँ. अच्छा लग रहा है, उसकी चीजें क्यों अच्छी लग रही है, लेकिन वो हम्म. अच्छी लगती है। तो ये आपका काम होता है। ओके. फाइन सर. इसके अलावा सर एक चीज़ हम जानना चाहते थे, आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है और डेफिनेटली एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है आपके पास, और इन थ्रू आउट दिस एक्सपीरियंस से पूरे करियर में आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो दिल के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा हो जो आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ किए थे जो बहुत ही अप्रिशिएबल था, सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था इसको, ऐसा कौन से एक दो पॉइंट्स थे जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? मैं बहुत इस पे ऐसे नहीं सोचता हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर ध्यान रखता हूँ कि मेरी किसी भी वर्किंग में, किसी भी काम में, किसी हम्म. भी जगह कुछ ऐसा ना हो जो किसी को समझ ना आए, और अगर ओके. समझ ना भी आता है तो वो अनअवॉइडेबल हो, मतलब उसे पिंच करे, ये नहीं चाहता मैं। अच्छा. और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है दो। एक होता है एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इंडिविजुअल, क्योंकि वहां ओके. पर एक बात हमेशा घूमती रहती है कि मैं अपने निजी बात बता रहा हूँ कि मैं अभी भी हाँ, ऐसे हाँ. सोचता हूँ कि मैं बहुत अच्छा आर्किटेक्ट नहीं हूँ जो लोगों की सब चीज को समझ पाए। तो मुझे लगता है कि घर बनाते समय इतना सेंसिटिव होना पड़ता है, क्योंकि हम्म. आप अगर ये सोचते हैं कि आप प्रोफेशनली किसी का घर कर रहे हैं, हम्म. बोलना बहुत आसान होता है कि मैं प्रोफेशनल हूँ और मैं ऐसा है वैसा है, लेकिन बिल्कुल. उसे करना बहुत मुश्किल होता है। आप तब प्रोफेशनल हो सकते हैं जब आपने अपने सेटिस्फेक्शन का जो लिया है वो उस क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन का उसको डिलीवर कर पाए। बिल्कुल. आप फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं, ये मैंने बनाया है, ये अच्छा है, ये आपको पसंद आना चाहिए। आपको पसंद नहीं आ रहा तो आपकी समझ ठीक नहीं है। तो घर बनाते समय एक बहुत बड़ी मुश्किल ये रहती है कि घर में रहने वाले, एक घर बनता है उसमें रहने वाले 3 4 5 6 लोग होते हैं, और उन 6 लोगों में से कम एक जनरेशन के 2 या 3 लोग होते हैं। उन 2 या 3 लोगों ने लंबे समय से एक
सपना देखा होता है, सोचा होता है, वो कहीं वो दरवाजे को देखते हैं, कहीं किसी खिड़की को देखते हैं, कहीं कर्टेन, कहीं कमरे, और वो सब बिल्कुल। चीजें इतने सालों में जो इकट्ठा रहती है वो लाकर वो बताते हैं कि ऐसा चाहिए। तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस उन सबको गैदर करके क्या डिलीवर कर पाते हैं। तो ये बहुत ईजी नहीं होता है, हम्म। बहुत सही बात ईजी नहीं होता है। कहने को तो ठीक है, हो जाता है, हर कोई बनाता है, बन जाता है, परंतु जो चीज की कोशिश होती है कि वो मिले, वो मिलना होता है कि क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन। मैंने एक आध घर कहीं देखे ऐसे, मैं नाम नहीं कोट कर सकता, 22 साल है। पहले ओके। मैंने घर किया था। उस अच्छा। घर में आज 22 साल बाद भी उस घर की दीवारें पेंट नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि मैं समय नहीं निकाल पाया उनको और बताने के लिए। उस घर का कुछ भी बदला नहीं गया है, क्योंकि मैंने बनाया था। उस घर की किसी किसी चीज को छुआ नहीं गया, क्योंकि मैंने वहां रखा था। तो अच्छा। ये एक ऐसी चीज होती है जो आपको ये रियलाइज कराती है कि हम्म। आपके ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके लिए ओके। कोई क्या सोचता है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप 20 सालों तक किसी क्लाइंट के बारे में सोच पाए कि अरे उसने मुझे ये दिया था, ये किया था, इन्हीं पे सोचते ना। लेकिन कोई क्लाइंट अपने आर्किटेक्ट की चीजों को 20-22 साल ऐसे संभाल के रखता है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत बड़ी चीज है वो इसको तो, इसको कैरी डेफिनेटली। करना मुश्किल होता है। दूसरा होता है पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग में आपको एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ता है जिसमें कि वो बिल्डिंग ना समझ में आए, बहुत इजी हो यूज करने में, हम्म। और उस वो बिल्डिंग में कहीं किसी तरह का हर्डल ना महसूस हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसमें किसी तरह की छाप ना हो जो कि ऐसा लगे कि ये किसी का अपना पर्सनल स्टाइल है। इस तरह का कुछ ना हो। पब्लिक बिल्डिंग है तो पब्लिक के लिए होनी चाहिए, बहुत जनरलाइज होनी चाहिए, बहुत जनरलाइज होनी चाहिए बिल्डिंग। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं, और उनमें मतलब इतने छोटे कन्वर्स समय के कन्वर्सेशन में पूरी चीजें बताना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा सही लगता है बात है। कि आप अपनी अपनी जीवन से ज्यादा कुछ बड़ा करते हैं कि आप 25-30-40 साल काम करके चले जाएंगे इस दुनिया से, वो बिल्डिंग रहेंगी, रही आई है। बिल्कुल। किसने बनाया है, क्या बनाया है, लोग भूल जाते हैं, कोई कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ उसके हाँ। यूजर्स रहते हैं, जनरेशन बाय बिल्कुल। जनरेशन उसके यूजर्स रहते हैं। तो ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको देखना, जिसको देखना होता है। तो मुझे सही ऐसा बात लगता है। है कि ऐसे हर काम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर काम की अपनी एक वैल्यू है। और अगर आप मानते हैं तो वैल्यू, नहीं मानते तो उसके लिए कोई कोई कंपल्शन नहीं है। अपना अपना तरीका होता है काम करने का, हम्म। अपनी अपनी सोच होती है, उसमें कोई हम्म। वो नहीं है। सही बात है। मुझे तो ये ऐसा तो आपने लगता है। बिल्कुल, हाँ हाँ, ये बोलिए। आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि आप इतने साल काम करते हैं, 30-35 साल, उसके बाद आप मतलब हर किसी का एक टाइम होता है, बट उसका काम, उसका किया हुआ काम हमेशा याद रहता है। आपने जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं वो डेफिनेटली आगे भी रहेंगे। आपने एक हम्म। लेगेसी बनाई है अपनी। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव था सर, थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल योर इसमें कारण एक्सपीरियंस। एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैं, ये हाँ हाँ। दोनों तरफ से होता है कि मैं एक लेगेसी बनाई है मैंने, तो वो बनाने का मौका मुझे उसी सोसाइटी ने दिया, उसी समाज ने दिया ना। मैं बिल्कुल। रहूंगा ना, नहीं रहूंगा, लेकिन वो चीजें रहेंगी। और वो चीजें रहेंगी तो जो आज मैंने जो चीजों को जाना है, वो देखकर जाना है कि पहले क्या हुआ था। तो आने वाली हम्म। जनरेशन भी वो देखेगी कि पहले क्या हुआ था। और बिल्कुल। कभी कोई चीज पूरी नहीं हो सकती, इसीलिए आज मैं जितना भी कर पाता हूँ, हम्म। मुझसे बेहतर करने वाले आएंगे, और उनसे हम्म। बेहतर करने वाले आएंगे। तो ये चीज मान लेना किसी भी समय कि मैंने बहुत कुछ जान लिया है, समझ लिया है, ये ठीक नहीं रहेगा। ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। तो हम उसमें कहीं आकर ये चीजें नहीं मान सकते कि मैं ये कर सकता हूँ। हम्म। तो बहुत ही सही बात बोली है सर आपने। एंड काफी इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है अपना। थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल योर इनसाइट्स, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। इट थैंक यू वाज सो मच। इट वाज एन ऑनर टू हैव यू विद अस एट कॉफी एट स्क्वायर फीट। ये एक एक्चुअली एक वर्चुअल कॉफी सेशन था जिसमें हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते ओके। थे। एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।